This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor. And welcome back. Last week was a good week. This week is gonna be another special week. और आज की सबसे एक अहम अपडेट दे दे भाई, महंगाई होती जा रही है, हर जगह महंगाई हो रही है। और जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जिस पोर्टल के ऊपर अब आप प्रैक्टिस करते हैं, उस पोर्टल के जाकर जरा चार्जेस चेक कर लीजिए। अब आप अगर इसकी एक महीने की सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाह रहे हैं तो ये इस हफ्ते यहाँ पर इन्होंने भी अपने पैसों में इजाफा कर दिया है, यानी कि $12। $12 का मतलब ये होता है कि आपको अपनी जेब से 3500 रुपये महीना देना पड़ेगा इस पोर्टल पर, क्योंकि इस पोर्टल पे बहुत सारी अपडेट्स हुई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जो है वो सब्सक्रिप्शन फी भी बढ़ा दी है। आप 3 मंथ्स का एक साथ देते हैं, तकरीबन 7000 रुपये का आपको पड़ेगा। लेकिन आप मेरे पास पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप अपनी प्रेपरेशन मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसकी एक्सेस चाहिए, तो आप 2000 रुपये पे कर सकते हैं और हमसे ले सकते हैं। क्योंकि हम बिजनेस अकाउंट ले लेते हैं तो हमारे पास मल्टीपल लॉगिन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक वक्त में 100 लोग लॉग इन कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, चले। तो आईएल्स रीडिंग के आज सेशन पे जा रहे हैं। आईएल्स रीडिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। आईएल्स रीडिंग के अंदर आपके पास पार्ट 1 आता है, पार्ट 2 आता है, पार्ट 3 आता है, और बस ये 5 सवाल करने होते हैं जनरल रीडिंग वालों। कौन कौन से सवाल? ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, मैचिंग इंफॉर्मेशन, ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग, एमसीक्यूज। 5 सवाल। एकेडमिक रीडिंग वाले 9 सवाल करते हैं। पार्ट 1 के अंदर 2 सवाल आते हैं, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, ब्लैंक्स। पार्ट 2 के अंदर 4 सवाल की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन 3 सवाल आएंगे कोई से। मैचिंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ पीपल आएगा, या टू चॉइसेस। दोनों भी साथ देखे गए हैं, लेकिन आजकल जो पैटर्न चल रहा है उसमें मैचिंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ पीपल और ब्लैंक्स आ रहे हैं। टू चॉइसेस और ब्लैंक्स, कोई से भी एक चीज आ सकती है, दैट्स नॉट फिक्स्ड। फिर पार्ट 3 के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आएंगे कोई 3 सवाल। सेंटेंस कंप्लीशन को साइड में कर दो, दैट्स कम्स वंस इन अ ब्लू मून। यस नो नॉट गिवन बहुत कॉमन है। ब्लैंक्स, समरी ब्लैंक्स में से कोई एक लाजमी आता है। लिस्ट ऑफ हेडिंग और एमसीक्यूज में से एक लाजमी आता है। ये जो मैंने 3 ऑप्शंस दिए ना आपको, लिस्ट ऑफ हेडिंग और एमसीक्यूज, एक इनमें से कोई एक चीज जरूर आएगी। ब्लैंक्स, समरी ब्लैंक्स में से कोई एक चीज जरूर आएगी। यस नो नॉट गिवन आएगा ही आएगा। सेंटेंस कंप्लीशन शाज़ और नादिर आता है। ठीक है, आज के सेशन के अंदर हम टारगेट करेंगे एकेडमिक रीडिंग पार्ट 1 को और जनरल रीडिंग पार्ट 2 को। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, ये आपका पोर्टल आ गया है। इस पोर्टल पे आज हम आइल्स 12 का सीजन हमने ऑन कर दिया है। आइल्स 12 का सीजन ऑन होते ही आपके गूगल क्लासरूम के अंदर जो है वो आपके असाइनमेंट्स भी आ चुके हैं, उसको भी आप जा करके सेशन के फौरन बाद फॉलो कर लीजिएगा। आयल्स लिसनिंग, लिसनिंग नहीं, ये वाला तो नहीं है भाई। ग्रामर विद एसकेएच आपको मिल जाता है यहाँ पर। अभी बेसिक्स के बाद टेंसेस भी यहाँ पर अपडेट कर दूंगा मैं। मॉडल वर्ब्स भी आ जाएंगे, कंडीशनल्स भी आ जाएंगे, पैसिव वाइज भी आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीजें अपडेट कर रहा हूँ। अभी लेक्चर आज का यहीं पर आपको मिल जाएगा आइल्स 12 का। और उसके बाद आइल्स 12 के असाइनमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, इसको आप फॉलो करेंगे सेशन के फौरन बाद। और अब हम जा रहे हैं अपने सवाल की तरफ। आइल्स 12 पहले हम आसान से शुरू करेंगे, फिर मुश्किल की तरफ जाएंगे। आइल्स 12 टेस्ट 1, आइल्स एकेडमिक रीडिंग टेस्ट 1। देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ने को मिलता है। या अल्लाह हमें माफ कर दीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये आपको एक नया ऑप्शन और आ गया है। देखो, मैं नए नए ऑप्शंस तुम लोगों के सामने एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये देखो, ये राइट साइड के ऊपर पीडीएफ आ गई है।
आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें, ये पूरी इन्होंने पीडीएफ दे दी है, आपके सामने आ गई। आपको शायद स्क्रीन पे नजर ना आ रही हो, मैं इधर, हाँ आ रही हो। ये देखें, ये प्रिंट की कमांड आ गई, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पूरी पीडीएफ को। और आखिर में मुझे क्या नजर आया है, मैंने आंसर की देख रहा हूँ। आंसर की भी है। और आंसर की, हाँ आंसर की ही है बस, ये और तो कुछ नहीं, कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो अगर आपको, वैसे तो अब यूजलेस है पीडीएफ्स, अगर चाहिए हो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन आ गई है, फोकस। फोकस पे क्लिक कर दे तो आपकी देखें स्क्रीन थोड़ी और बड़ी हो जाती है। और इसको देखें कितना खूबसूरत इन्होंने कर दिया है, जब ही इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपका जो पेपर होता है ना, बिल्कुल टू कॉपी ऐसा नजर आएगा आपको एग्जाम। ठीक है, अब हम जा रहे हैं पार्ट टू पे। पार्ट टू के अंदर आपके पास होती है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स के अंदर आपको करनी है स्कैनिंग। हर सवाल पेपर पे जो ना बेटा, हर डे की ना एक पेपर रखा करो। जैसे आज की तारीख लिख दो, आज तारीख है 27 अप्रैल। तो 27 अप्रैल में आप लिखें, सर ने ब्लैंक्स करवा रहे, ब्लैंक्स के लिए स्कैनिंग करेंगे। और अब उसके नीचे आपको बहुत सारी वोकैबुलरीज मिलेंगी। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है सम। मैं अक्सर एक वर्ड बोलता हूं, मेरा वर्ड याद कर लो, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, क्वांटिटी, सम। ये क्वांटिटी की बात कर रहा है। विल हेल्प, ये आपके सामने एक टेंस आ रहा है। और फिर यहाँ पर ये कहता है मोस्ट इफेक्टिव प्लेसेस टू एडवर्टाइज। अच्छा, जब तुम किसी भी ब्लैंक को पढ़ोगे ना, पेपर आया तुम्हारे सामने, इफ आई वर यू, अगर मैं जनरल रीडिंग का पार्टिसिपेंट होता, मैं पार्ट वन से पहले पार्ट टू सॉल्व करता। मैंने इस बात की इजाजत दी है सबको, जनरल पार्टिसिपेंट्स को, पार्ट वन से पहले पार्ट टू सॉल्व कर लो। 15 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ऊपर टाइमर तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है, 2 मिनट हो गए, वहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, चले। सम डैश विल हेल्प यू टू डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव प्लेसेस टू एडवर्टाइज। अब मैंने अपना यहाँ पर कंटेंट पे नजर डाली। अब देखो, नो वेयर, वेयर टॉक्स अबाउट लोकेशन, वेयर टॉक्स अबाउट लोकेशन, प्लेसेस लिंक्स विद वेयर, वेयर टॉक्स अबाउट लोकेशन प्लेसेस। तो मुझे इसका एक लिंक नजर आना शुरू हो गया। अब मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टाइज। तो मैंने एडवर्टाइजिंग का वर्ड को देखा, मैंने कहा यार ये वाला वर्ड भी है। अब यहाँ लिखा हुआ है सम डैश विल हेल्प यू। तुम यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास एक ऐसा वर्ड होगा जो सम के बराबर होगा, क्वांटिटेटिव होगा, क्वांटिटी की बात करेगा। तुम यहां से मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दो। योर कस्टमर्स आर वेयर यू थिंक आर, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो क्वांटिटी की बात कर रहा है। इफ यू आर वेयर दे आर नॉट लुकिंग वेस्टेड, दैट्स व्हाट यू paid to do a bit of. A bit of stands for a bit of. ये words जमा करना शुरू कर दो। A bit of is also showing quantity. Some is equal to a bit of. कहते हैं that's why it pays to do a bit of research. Some research will help you to discover the most effective places to advertise. If you are advertising where they are just not looking, it's wasted money. That's why it pays to do a bit of research. Some, a bit of. आगे चलो। आ, ये आर्टिकल है, पकड़ लो इसको। ऑफ योर कस्टमर, जाओ तलाश करो, इस टेम्पलेट को ढूंढ कर लाओ। अ डैश ऑफ योर कस्टमर, तुम कस्टमर के वर्ड को ढूंढो। हो सकता है कस्टमर क्लाइंट की तरह लिखा हो। कस्टमर ढूंढो, आ ढूंढो, ऑफ ढूंढो, योर ढूंढो, और अंडरलाइन कर दो। मैंने तुम्हें छोटा सा पेन दे दिया लिखने के लिए, अंडरलाइन करना तरीके से ये चीज। अ डैश ऑफ योर कस्टमर, कहता है अ डैश ऑफ योर कस्टमर।
उसको भी देखना है, कस्टमर ये भी है, कस्टमर के साथ ऑफ को भी पकड़ना है, योर को भी पकड़ना है, तो ऑफ भी है और योर भी है. सो योर आंसर इज अ सर्वे ऑफ योर कस्टमर. अ सर्वे ऑफ योर कस्टमर. अ सर्वे ऑफ योर कस्टमर. आगे चलते हैं. अब कहते हैं अ डैश ऑफ फॉर्म्स. देखो, जब ब्लैंक्स कर रहे हो ना, तो ब्लैंक्स में समझने से ज्यादा तुम्हारी स्कैनिंग स्टाइल को फॉलो करना, टाइम सेव होता है. अ डैश ऑफ फॉर्म्स. जाओ सर की बात को समझो. आ को ढूंढो, डैश को ढूंढो, ऑफ को ढूंढो, फॉर्म्स को ढूंढो. फॉर्म्स का वर्ड बदल जाएगा. ये टेम्पलेट ढूंढ कर लाओ. जाओ, अपनी चील जैसी आंखों को का इस्तेमाल करो. देखो, आ देखो, डैश देखो, ऑफ देखो, फॉर्म्स देखो. मिल गया तुम्हें. अंडरलाइन कर दो. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. देखते हैं कौन अंडरलाइन सही करता है और सबसे पहले करता है. नहीं एमन, नहीं. नहीं एमन, नहीं. अ डैश ऑफ योर कहाँ है वो, तो आपने ये. आयशा, यू हिट द बुल्स आई. दैट्स वेरी गुड. और आपने सारी फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बता दी. एमन, प्रिंट, प्रेस, डायरेक्ट मेल, टेलीमार्केटिंग, ईमेल एंड द इंटरनेट. दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. जवाब क्या है? आ डैश ऑफ दीज. देखो, ये टेम्पलेट है. ये टेम्पलेट बेस्ड पेपर होते हैं. तुम लोगों को वो टेम्पलेट समझाता हूं मैं बार बार. अ डैश ऑफ, आ डैश ऑफ, अ मिक्स ऑफ. तुम रीड करके समझने की कोशिश करते हो, मैं कहता हूँ भाई समझने की जरूरत नहीं है. जाओ. यकीन नहीं आ रहा? जाओ. यूजफुल. यूजफुल अबाउट योर बिजनेस. तुम यूजफुल का रिश्तेदार ढूंढो. यूजफुल. यूजफुल. फुल. यूजफुल. ये वर्ड्स होते हैं ऐसे जिनके रिश्तेदार मिल जाते हैं. ढूंढो पहले, फिर मैं तुम्हें लिखने का मौका देता हूँ. यूजफुल, 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 यूजफुल. तुम्हें मिल गया वर्ड. यूजफुल. अंडरलाइन. यूजफुल. ये यूजफुल है. हेल्पफुल. हेल्पफुल. यूजफुल. फैमिली, सेम फैमिली है. हेल्पफुल. यूजफुल. डैश अबाउट योर बिजनेस. अब जवाब क्या होगा? ये तो आपने वर्ड पकड़ लिया जो आप. अब जवाब क्या है? यूजफुल व्हाट? वेरी गुड अनंत. यूजफुल. दैट्स वेरी गुड एमन. नाम लिखा हुआ आता है मेरे पास जो अंडरलाइन करता है. जीनत, वेरी गुड. यस. अपडेट्स. अपडेट्स. माइक्स ऑन करते हैं ना, वो डिस्टरबेंस होती रहती है. ठीक है. कैन गिव यू. एडवर्टाइजिंग कैन गिव यू. अब ये जो टेक्निक है ना, ये दैट वाली है. दैट विल इम्प्रूव. देखते हैं ये वाली टेक्निक काम आती है नहीं आती. दैट. जहां ब्लैंक के बाद दैट है, पहले दैट को पकड़ो. जाओ, 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 जाओ. देखो दैट कहीं पर तुम्हें नजर आ रहा है, पहले दैट को पकड़ लो. जाओ, दैट को अंडरलाइन करो. दैट को अंडरलाइन करो. ये. जैनब, यू हिट द बुल्स आई. वेरी गुड. ठीक. दैट इन्होंने पकड़ लिया. कौन सा दैट पकड़ना था? दैट्स वेल नहीं. दैट, ये वाला दैट, दैट क्लॉज वाला. आपने जब ये दैट पकड़ लिया, अब कैन गिव यू डैश. अब तुम इसी सेंटेंस को पूरा पढ़ो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा. इट माइट. कैन इज इक्वल टू माइट. लिख लो. कैन, माइट और मे सेम मीनिंग्स. कैन, माइट और मे. वहां कैन लिखा हुआ है, कैन दे सकता है शायद. मे, माइट सेम मीनिंग्स. कैन गिव यू. इट might just throw up some information. Can give you what? Throw up. लिख लो. Throw up is equal to give. Vocabulary है. Throw up is equal to give. And your answer is information. और देखो, that को पकड़ के तुम्हें जवाब ये मिल गया है. समझ रहे हो? आगे चलो. अब कहते हैं डिपेंड्स ऑन योर. ये कहलाता है डिटरमिनर. बहुत दिन हो गए मैंने डिटरमिनर की कहानी नहीं लिखी, आज लिख देता हूं. डिटरमिनर की कहानी जरा नोट कीजिएगा. देखो, मैं बार बार कहता हूं कि एपोस्ट्रॉफी. देखो, ये एपोस्ट्रॉफी कहलाता है. कलर चेंज करते हैं हम. एपोस्ट्रॉफी. ये एपोस्ट्रॉफी है, समझते ना? एपोस्ट्रॉफी. ये अब मैं कह रहा हूं डिटरमिनर. मैं कह रहा हूं ऑफ. मैं कह रहा हूं बिलोंग टू.
ये सब एक ही रिश्तेदार है। कैसे सर? देखो, असलम्स कार, असलम्स डॉक्टर्स, कार ऑफ असलम, बिलोंग टू असलम, समझ रहे? सब एक ही है, ये पोजेशन को शो कर रहा है। और डिटर्मिनर भी यही तो बात करता है, डिटर्मिनर भी डिस्क्राइब करता है नाउन को, और ये आपकी पोजेशन को शो कर देता है। कैसे? योर कार, हिज कार, मैं डिटर्मिनर लिख रहा हूं योर, माय, और इसके बाद लाजमी तौर पे नाउन आता है, ठीक है ना? हिज, हर, इट्स, a message to all those students who prepare themselves, जो बच्चे खुद तैयारी करते, आप ये चीजें खुद से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। असलम्स, डिटर्मिनर, अब याद रखना, मैंने कहा अपॉस्ट्रॉफी आ रहा है, डिटर्मिनर को देखो, ऑफ को देखो, बिलोंग टू को देखो, ले लो इसके स्क्रीनशॉट, फिर लिख लेना अपने पास। सर ने अपॉस्ट्रॉफी की टेक्निक बताई थी। कहते हैं सक्सेस इन फाइंडिंग न्यू कस्टमर लार्जली डिपेंड्स ऑन योर। अब आप किसको तलाश करेंगे? सर की बात को फॉलो करते हुए, सर हम योर को तलाश करेंगे, हम डिटर्मिनर को तलाश करेंगे। डिपेंड्स ऑन योर, देखो डिपेंड्स ऑन योर, मिल गया? चलिए अंडरलाइन करें, कहां पर आपको योर मिला, और जवाब क्या है? डिपेंड्स ऑन योर। इतनी लंबी लाइन नहीं नौशाबा, वेरी गुड जवेरिया। यस, अब देखिए, योर ग्रेट एसेट भी है, योर रेपुटेशन भी है। यहां पर अब आपकी लैंग्वेज का इम्तिहान होता है कि अब आप क्या लिखेंगे। लकीर के फकीर नहीं बनना, डोंट बी स्टक इन अ ग्रूव। योर ग्रेटेस्ट एसेट या योर रेपुटेशन। तो अब तुम्हें खुद समझने की जरूरत है। यहाँ पर कहता है सक्सेस इन फाइंडिंग न्यू कस्टमर लार्जली डिपेंड्स ऑन योर रेप्यूटेशन। भाई मेरी रेपुटेशन अच्छी होगी तो बच्चे एडमिशन लेंगे ना, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है ना? रेपुटेशन इज योर एसेट, सो डिपेंड्स ऑन योर रेप्यूटेशन। एक वर्ड लिखना है आपको। चले आगे चलिए, नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिविटी आ गई, मेरी बातों को नोट किया करो। सर ने कहा नेगेटिविटी, पेपर भर दिया करो जब मेरी बातें सुन रहे हो। नेगेटिविटी, बताओ तुम्हें यहां पर फर्स्ट 2-3 लाइंस में नेगेटिविटी कहां दिख रही है? वो चीज अंडरलाइन कर दो, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, ये। सना वेरी गुड, अनम वेरी गुड, सैनअप वेरी गुड, ये है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी देखो, ये नॉट, दैट्स नेगेटिविटी। बेटा अंडरलाइन करना सीख ले, नर्सरी के बच्चे अच्छा कर ले। ये नेगेटिविटी है। अब कहते हैं दे डोंट अप्लाई टू डैश वर्कर्स। अब तुम इसी सेंटेंस को पूरा पढ़ो, तो बताओ इसके अंदर वो कौन से वर्कर्स है जो जिसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। अब तुम्हें बात समझ आ जाएगी। तुम्हें एक वर्ड लिखने की इजाजत है, तो क्या लिखोगे? सेल्फ एम्प्लॉयड, नूर वेरी गुड। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ वर्कर्स होते हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। रेगुलेशंस तो नहीं लिखोगे, रेगुलेशन वर्कर्स, ये कैसा जवाब हुआ? सेल्फ एम्प्लॉयड। आगे चलिए, कहता है मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 60 आवर्स, तलाश करो 60 आवर्स इज नो मोर देन 48 आवर्स। 48 आवर्स को तलाश करो। तुमने 48 को भी पकड़ लिया, तुमने 60 को भी पकड़ लिया। अब जवाब यही यहीं पर है, इसी लाइन के आगे पीछे हो सकता है, बीच में जरूरी नहीं है बीच में ही हो, आगे पीछे। सेंटेंस को पढ़ो, क्या कहता है? बशर्तिये, प्रोवाइडेड द, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्तिये के, प्रोवाइडेड द डैश इज नो मोर देन 48 आवर्स। तो 48 आवर्स से ज्यादा क्या ना हो, एज लॉन्ग एज 48 आवर्स एवरेज इज मेंटेन्ड। जवाब में क्या लिखेंगे? अंडरलाइन कर दो, डैश इज नो मोर देन 48 आवर्स नहीं, ये अक्सा वेरी गुड, Faiza, very good. Average is no more than 48 hours. Average is no more than 48 hours. That's very good. Average is no more than 48 hours. आगे चलिए, नाइट वर्क कैन बी मोर देन 10 hours. 10 hours को तलाश कीजिए। विद द डैश ऑफ द वर्कर्स, अब जाओ विद द 10 hours के पास, देखो वर्कर्स के साथ क्या होता है। देखो 10 hours
अब तुम कॉमन सेंस यूज करो। मैं कहता हूं ना आईएलटीएस इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। तो अब इस सेंटेंस में बताओ वर्कर्स के साथ क्या होता है, क्या होता है, बताओ क्या होता है। अंडरलाइन, वेरी गुड। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। वर्कफोर्स कहते हैं ना विद द एग्रीमेंट ऑफ, विद द एग्रीमेंट, विद द एग्रीमेंट ऑफ द वर्कर्स। आगे चलिए, बताओ ये कौन सा वर्ड है, माइक में बताओ ये कौन सा वर्ड है। वेरियस। मैंने आज सेशन के सब क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव याद कर लो, ये आइल्स का बहुत कॉमन वर्ड है जो बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम के अंदर। वेरियस। अब तुम फॉरेन जाओगे, यहां पर लिखा हुआ व्हीकल, व्हीकल का मतलब तुम्हें पता है गाड़ी। अब जरूरी नहीं है कि ये व्हीकल लिख कर दे। अब तुम पहले तलाश करोगे ड्राइविंग, लोडिंग, अनलोडिंग। जाओ, ड्राइविंग, लोडिंग, अनलोडिंग तलाश करो, मिल गया। अब तुम जाकर व्हीकल को तलाश करो। व्हीकल, 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 मिल गया व्हीकल। अब तुम तलाश करो क्वांटिटेटिव वर्ड, तो तुम्हें क्वांटिटेटिव वर्ड नजर आ जाएगा। क्वांटिटेटिव नहीं होगा तो तुम्हें पता है कि वेरियस के बाद जो भी नाउन आएगा अपने पास नोट कर लो। देखो सेवरल, सम, वेरियस, नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लिख रहे हो। वेरियस, सम, सेवरल, अ नंबर ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लस प्लूरल नाउन। अब तुम्हें ये बात समझ आ गई, इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, तुमने ये पकड़ लिया। अब तुम जाकर उन वर्ड्स को पकड़ लो जिनके साथ एस और ई एस लगा हुआ है, और कॉमन सेंस यूज करते हुए बताओ वेरियस डैश ऑफ द व्हीकल्स। अब तुम्हें क्वांटिटेटिव वर्ड को भी देखना है कि वो कौन सा वर्ड है। जाओ अंडरलाइन कर दो। वेरियस, वेरियस प्लस प्लूरल नाउन। इतना आगे कहाँ छलांग लगा रहे हो। वेरियस, 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 वेरियस। देखो संडे कहा वेरियस डैश ऑफ द व्हीकल्स, तो व्हीकल्स की क्या, सच एज, लाइट्स, ब्रेक्स, एक्सेट्रा। ये तो हो गए सारे व्हीकल्स के क्या, व्हीकल। अब इसके अंदर क्वांटिटेटिव वर्ड कौन सा है, दोज, दीज, है ना प्लूरल वेरियस। और उसके बाद नाउन जो आ रहा है उसमें एस और एस लगा हुआ है। योर आंसर इज चेक्स, वेरियस चेक्स ऑफ द व्हीकल्स। आगे चलिए, गोइंग ऑन आ, गोइंग ऑन आ, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी। पहले इसको स्कैन करो, कहाँ लिखा हुआ, ये स्कैन देखो, स्कैनिंग यू करते हुए चला करो, पेपर में भी हाईलाइट कर सकते हैं हम। अब गोइंग ऑन आ और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट विद अ व्हीकल। देखो फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब ट्रांसपोर्ट की बात आ गई, तुम देखो कोई फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट तुम्हें नजर आ रही हो, तुम्हें फौरन एक वर्ड मिलेगा जो तुम्हें फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ जाकर लिंक कर देगा। वहां ट्रांसपोर्ट लिखा है, तुम्हें एक इसका कीवर्ड मिल गया। बताओ किस वर्ड पे तुमने जाकर तुम्हारी नजरें ठहरी है, जहां मैं देख रहा हूँ फॉर्म, ये फॉर्म ऑफ, मैंने ट्रांसपोर्टेड को देखा, फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बोला, मैंने फॉरेन ट्रांसपोर्टेड को पकड़ा। अब उसने वहां लिखा हुआ है गोइंग ऑन आ और विद अदर, अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट विद अ व्हीकल, तो विद अ व्हीकल मिल गया। accompanying a vehicle, with a vehicle के साथ, किसी गाड़ी के साथ, being transported, going on a, अब क्या कौन सी ट्रांसपोर्ट, तो एक ही ट्रांसपोर्ट नजर आ रही है आगे, going on a train, going on a train। a period at the work station, वर्क स्टेशन अंडरलाइन हाईलाइट हो गया, ठीक है। ड्राइवर हैज सम डैश माइट काउंट एज अ पीरियड ऑफ, देखो सम दोबारा आ गया, अब तलाश करो, जाओ जाओ जाओ, देखो सम इज इक्वल टू, देख लो, तो अब तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी कि जी सर सही बता रहे थे,
सम इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव वर्ड है ये चीज मेरे अजीज अमाउंट ऑफ फ्रीडम सम अमाउंट ऑफ फ्रीडम तो सम फ्रीडम आगे चलते हैं। उसके बाद देखो स्टार्टिंग स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग स्कैन करते हैं पहले स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग नजर आ रहा है जितना दूर होते हैं ना आप अपने ब्लैंक से तो आपको मिल जाता है कहीं नजर आ रहा है स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग हाँ मिल गया आपको स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ठीक है स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग। अब वहां लिखा हुआ है व्हेन डैश कॉजेज डिले। अच्छा देखो जो भी वर्ड होगा हम पहले से हमें पता चल जाता है ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। यहां पर कॉजेज लिखा हुआ है कॉजेज यानी कि वर्ड सिंगुलर आने वाला है। व्हेन डैश कॉजेज डिले होल्ड्स अप मतलब डिले ड्यू टू congestion traffic jam when congestion causes delays। ठीक है ऊपर टाइमर को पे नजर डालते हैं मेरी एक्सप्लेनेशन निकाल दो। तुमने 20 मिनट के अंदर 21 मिनट के अंदर ये सॉल्व कर दिया मेरी एक्सप्लेनेशन निकाल दो 4 मिनट की तुम्हारा हो गया 16 मिनट। आज का जो असाइनमेंट है आपका वो यही है कि आप 16 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर एक जनरल रीडिंग का असाइनमेंट दिया है आप इस पे क्लिक करेंगे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इसी तरह से खुल जाएगा। पार्ट 2 पे जाइएगा और पार्ट 2 पे जाकर के इसको सॉल्व कीजिएगा। नो प्रॉब्लम अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए है वो ब्लैंक उन्होंने आगे ब्लैंक बनाकर दे दिया विच एम्प्लॉय मे चूज नॉट टू वर्क रेगुलर आवर्स और ऊपर आपको बोल दिया नो मोर देन 2 यू कैन डू दिस। ठीक है चलिए अब चलते हैं एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक में क्या होता है तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। एकेडमिक के अंदर आपके पास डेटा एक होता है ये पूरा एक डेटा है देख रहे हैं ये पूरा एक डेटा है और 2 सवाल होते हैं ये 2 सवाल है दीज आर 2 क्वेश्चंस। अब इन 2 सवालों को आपको सॉल्व एक साथ करना होता है। अब हमें नहीं पता कि पहले ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का जवाब मिलेगा या फिर ब्लैंक्स का जवाब मिलेगा हमें ये बात नहीं पता होती। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है पहला अल्मोनियम एडवांटेजेस ऑफ एल्युमिनियम स्क्रू कैप्स या तो तुम ये ढूंढ लो कि ये एडवांटेजेस की बात कहाँ हो रही है। अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी तो तुम्हें ये एडवांटेजेस नजर आ जाएंगे या कोई ऐसा वर्ड जो तुम्हें देखे एडवांटेज एल्युमिनियम का वर्ड अगर आपने पकड़ लिया सर ये मिल गया मुझे कहाँ मिला देखें एल्युमिनियम आपको वर्ड मिल गया तो आप जो है वो तलाश कर लेंगे। आ रहा है अभी तक एल्युमिनियम का वर्ड नजर आया देखो आ गया एल्युमिनियम स्क्रू कैप्स। ठीक है अब यहां पर दोबारा तुम्हें नेगेटिविटी नजर आ रही है यहां पर तुम्हें दोबारा नेगेटिविटी नजर आ रही है। मैं आपसे कहता हूं जरा देखिए ऊपर कहीं पर आपको नेगेटिविटी नजर आ रही है और आगे लिखा हुआ है डैश ऑफ द बॉटल कंटेंट। तो तुम्हें देखो क्या इसी के थोड़ा सा ऊपर जाओ नेगेटिव वर्ड तलाश करो या नेगेटिव सेंटेंस तलाश करो। तो एक वर्ड है जो नेगेटिव है जिसकी मीनिंग्स नेगेटिव है। ज्यादा लंबी जंप्स ना लगाओ बस तुम्हें एल्युमिनियम स्क्रू कैप्स मिला है थोड़ा सा ऊपर जाओ यस अंडरलाइन करें ये आपको एक वर्ड मिल गया नेगेटिव वर्ड डोंट। अब डोंट अफेक्ट ये देखो नेगेटिव वर्ड मैचेस विथ नेगेटिविटी। आपने नेगेटिव सेंटेंस तलाश किया वो नेगेटिव वर्ड से मैच हो गया। ये इनका स्टाइल ऑफ रीडिंग समझो। वो अब तुम्हें नेगेटिव सेंटेंस तलाश नहीं करना था तुम्हें नेगेटिविटी तलाश करनी थी या तो वो नॉट में मिलेगी या वो डोंट में मिल जाएगी या कोई वर्ड में मिल जाएगा। अब जब तुम्हें ये मिल गया तो डू नॉट अफेक्ट द डैश ऑफ द बॉटल कंटेंट।
तो अब तुम बताओ, आगे पढ़ो, तुम जवाब क्या दो। अब कॉमन सेंस यूज करना, तुम जवाब क्या लेकर आओगे, जाओ अंडरलाइन करो ये। नोट, you hit the bullseye. Taste of the bottle contents, राइट। आगे चलिए। उसके बाद प्रोड्यूस का वर्ड देखिए, प्रोड्यूस और यूज का वर्ड देखिए। देखिए आगे प्रोड्यूस और यूज का वर्ड नजर आ रहा है। कहता है आर डैश टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस इज इक्वल टू, प्रोड्यूस इज इक्वल टू, लिखते भी रहा करो, प्रोड्यूस इज इक्वल टू, अंडरलाइन करो, प्रोड्यूस इज इक्वल टू मैन्युफैक्चर। अब जवाब में क्या लिखेंगे, पूरा सेंटेंस पढ़ो तो मैं आर डैश टू प्रोड्यूस, जवाब में क्या लिखोगे, आर चीपर टू प्रोड्यूस, आर डैश टू यूज। इसी को सेंटेंस को पूरा पढ़ो, तुम्हें देखो यूज भी मिल रहा है, यूज से यूजर मिल रहा है, आर कन्वीनियंट टू यूज। अब तुम्हें एडवांटेजेस बतानी है, एडवांटेजेस, सेवरल एडवांटेजेस। अब तुम्हारे सामने सेवरल एडवांटेजेस आ गई है, और से देखो पहले। सूट द डैश ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सूट द डैश ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देखो तुम्हें क्वालिटी गुड्स मिल गया है, तुम्हें वर्ड पे पहुंचना है। पढ़ो तो मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड दे रहा हूं, तुम किस एक वर्ड को यहां पर लेकर आओ, और हर वर्ड को तुम लगाकर देखो। तुम देखो उससे ऊपर वाली लाइन में जाओ, तुम देखो कि मैं कौन सा एक वर्ड यहां लिख सकती हूँ या लिख सकता हूं तो सेंस बन रहा है। सूट द डैश ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, चलो अंडरलाइन करो ये। अंबर यू हिट द बुल्सआई, बुशरा यू हिट द बुल्सआई। क्वालिटी गुड्स तो हमने बता दिया, ऊपर ये है आपका वर्ड सूट द इमेज, इमेज ऑफ द, इमेज ऑफ द ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आगे चलिए, मेड फ्रॉम अ डैश मटेरियल, कौन से मटेरियल से बनाया गया है, मेड फ्रॉम आ को पकड़ोगे जवाब मिल जाएगा, जाओ। मेड फ्रॉम अ डैश मटेरियल, कौन सा मटेरियल, नहीं वो आगे है, मेड फ्रॉम अ सस्टेनेबल, सस्टेनेबल प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, मेड फ्रॉम अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट, सस्टेनेबल मटेरियल। इजीली, अच्छा इजीली को लिखने का स्टाइल देखो, इजीली इज इक्वल टू विदाउट डिफिकल्टी, इजीली इज इक्वल टू विदाउट डिफिकल्टी, इजीली इज इक्वल टू विदाउट डिफिकल्टी, इजीली रिसाइकल्ड, इजीली रिसाइकल्ड, इजीली रिसाइकल्ड। एड्स, एड, एड मतलब सपोर्ट, हेल्प, सपोर्ट, एड लिख लो अपने पास, एड इज इक्वल टू हेल्प, सपोर्ट। एक वर्ड लिखना है तो क्या लिखेंगे, बायोडाइवर्सिटी। स्टॉप, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, स्टॉप के लिए कौन सा वर्ड, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, खुर्रम बेटा अंडरलाइन करना सीखे। प्रिवेंट, 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 स्टॉप, प्रिवेंट, स्टॉप डेजर्टिफिकेशन। अल्लाह करे ऐसा ही पेपर आ जाए, ये एकेडमिक का पेपर मैंने आपके सामने अभी तक ये सॉल्व कर रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट एकेडमिक। अब देखो कहीं पर ये नहीं मेंशन होता कि आपको पहले जवाब ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के मिलेंगे या और बाद में ब्लैंक्स के मिलेंगे। मैं दुआ करता हूं अल्लाह करे आपका पेपर ऐसा ही आए कि पहले ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन हो जाए फिर ब्लैंक्स हो। और मैं आपको एडवाइस करूंगा ब्लैंक्स पहले निपटा दो, अगर ब्लैंक्स तुम्हारी इसी तरह से सीक्वेंस में आई है। लेकिन उसके लिए तुम्हें स्कैन करना पड़ेगा कि कोई वर्ड तुम्हें मिल जाए, जैसे तुमने अल्युमिनियम स्क्रू कैप्स को पकड़ लिया। अब आ जाइए जरा इधर, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। देखो हर सवाल को सॉल्व करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। दो स्टेटमेंट पढ़ लो। अब जब तुम्हारे पास ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का सवाल आएगा तो तुम्हें दो स्टेटमेंट्स को लाजमी पढ़ना है। क्यों सर, भाई अगर पहला स्टेटमेंट नॉट गिवन निकला, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तुम तो पढ़ते हुए चले जाओगे। तो पढ़ो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो बेटा। द कॉर्क
oak has the thickest bark of any living tree? समझो इसको, बस ये एक वाइज सवाल है जिसमें समझना है. The cork oak has the thickest bark of any living tree. Scientists have developed a synthetic cork with the same cellular structure as natural cork. मुबारक हो, साइंटिस्ट ने डेवलप कर लिया है सिंथेटिक कॉर्क विद सेम सेलुलर स्ट्रक्चर. मुबारक हो, सही है. दो बातें समझ आ गई है. देखो, समझना बहुत जरूरी है इस सवाल को. अच्छा, इस सवाल में हम अब स्कैनिंग की तरह नहीं करेंगे, अब इसके अंदर हम थॉरो रीडिंग करेंगे. क्यों सर? क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा ये नॉट गिवन है? मैं पढ़ूंगा ही तो मुझे पता चलेगा ना. तो ये अपने पास नोट कर लो, आज के पेपर के ऊपर एक और हेडिंग डालो, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, और इसके अंदर आगे ब्रैकेट में लिख लो थॉरो रीडिंग, रीड फॉर अंडरस्टैंडिंग. इससे पहले हम ब्लैंक्स कर रहे थे, ब्लैंक्स स्कैनिंग, नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग. हमें सिर्फ वी वर लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जो है समझ रहे हैं कि अच्छा भाई, आइए पढ़ते हैं. कॉर्क, the thick bark. Okay, हमें चाहिए thickest bark of any living tree. Thick bark of the cork oak tree is a remarkable material. It is dash, dash, and dash, a sustainable, wide range of purpose. It has also been used for millennia. Ancient Egyptian, with cork, while ancient Greeks, Roman, anything from sandals. ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आई. ऐसे पढ़ सकते हैं आप, थोड़े से वर्ड्स को आप स्किप करते हुए. And the cork itself, extraordinary tree, its bark grows up to 20 centimeter thickness, insulating the tree like a coat wrap around the trunk branches, keeping the inside at constant 20 centimeter. Developed most probably as a defense against forest fires. Bark cork, cellular structure. Tanan. ये क्या हुआ सर? आपको कीवर्ड मिला, एक कीवर्ड मिला, सेलुलर स्ट्रक्चर. अब यहां पर आकर फैसला हो गया, यहां पर आकर फैसला हो गया है. बताओ वन का जवाब क्या है? कहां लिखा हुआ है एनी लिविंग ट्री? कहां लिखा हुआ है द थिकेस्ट? फैसला हो गया. क्या जवाब लगा दो. नूर कोई सवाल पूछना चाह रही है, नूर का सवाल ले लेते हैं. यस नूर. IELTS क्लास के अंदर हैंड रेज जब आता है, इसका मतलब है कि हम सवाल कर रहे हैं. चलो, एक्टिव जैसे माशाल्लाह सभी है ना. मेरे लैंग्वेज पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, IELTS क्लास को कंडक्ट करने का स्टाइल अलग होता है. ठीक है, दोनों क्लासेस के अलग होते हैं. लैंग्वेज की क्लासेस में हम कहते हैं कि हैंड रेज कर लो अगर एक्टिव हो. यहाँ पर हम कहते हैं नहीं भाई, हैंड रेज ना करो, बस अंडरलाइन करते रहो, बात का जवाब देते रहो. ठीक है ना. चल, तो आपका जवाब सामने आ गया, नॉट गया. अब सेलुलर, जब ये वाली बात आ गई तो मैं साथ में ये वाली बात को भी ऐड कर लूं. ठीक है, चलो. Scientists have developed a synthetic cork with the same cellular structure. The cork has a particular cellular structure with about 40 million cells per cubic centimeter. That technology has never succeeded in replicating. What? वहां तो मुबारकबाद दी जा रही है, मुबारक हो, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड. वहां क्या लिखा हुआ है? That technology has never succeeded in replicating. मुबारक हो, डेवलप हो गया भाई. अब बताओ, खुद बताओ जवाब क्या होने वाला है. मार्क करो, देखते हैं अवाम क्या कहती है, कितना समझ आता है हमारी अवाम को ये चीज. अरे नीचे कहाँ, थ्री नहीं, अब 2 पे चलते हैं. ये समझ आ रही है बात, इससे ये हमारा आप हमें फीडबैक मिलता रहता है कि हाँ भाई समझ आ रही है बात. ठीक है ना, समझ आ रही है. आगे चले. अब आगे चलने से पहले मैंने यहाँ पर पढ़ा तो 25 ईयर्स लिखा हुआ है, तो पहले मैंने 25 ईयर्स को स्कैन करने की कोशिश करी. देखो मैं 25 ईयर्स को स्कैन कर रहा हूँ. कहीं नजर आ रहा है 25 ईयर्स? नहीं आया ना. यहाँ नजर आ रहा है 25 ईयर्स. या जी सर, देखा कितना टाइम सेव किया मैंने. दिस इज कॉल्ड स्मार्ट रीडिंग.
कि जब आप ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन कर रहे हो तो आप स्मार्ट रीडिंग कर लें, अपना कोई एक वर्ड ऐसा उठा लें जो आपको लगता है कि ये मिल सकता है। तो 25 ईयर्स मैंने उठा लिया। अच्छा, मैं क्यों कहता हूं कि आईएलटीएस जहानत का टेस्ट है? आइए, ये वर्ड प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल कॉर्क ट्री मस्ट बी लेफ्ट for 25 years between the first and the second harvest। यानी कि ये जो पहली काश्त हुई, अब वफा चाहिए 25 साल का। ओ माय गॉड, इतना बड़ा वफा। और फिर ये दूसरा सेकंड हार्वेस्ट, सेकंड हार्वेस्ट, सेकंड। समझ रहे हैं आप? बीच में उन्होंने ब्रेक कितने का दे दिया? ये फर्स्ट, बीच में गैप चाहिए 25 ईयर्स का। देखो मैंने लिख दिया समझाने के लिए। अब वहां पढ़ते हैं, आओ। फ्रॉम प्लांटिंग अ कॉर्क सैपलिंग, आपने जब एक बीज बोते हैं, द फर्स्ट हार्वेस्ट टेक्स 25 ईयर्स। पहली जो फसल कटती है वो 25 साल लेती है, यानी कि अब्बा लगाएंगे बच्चा काटेगा। एंड अ गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली, अब आप गैप को समझिए और जवाब दीजिए। एंड अ गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली अ डेकेड। वहां कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में जो गैप होना चाहिए वो 25, और वहां अ गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली अ डैश। जवाब दे दो। देखो ये मैंने कहा ना, ये सवाल समझने वाला है, समझ आएगा तो जवाब सही आ जाएगा। ये लैंग्वेज का सवाल नहीं था, ये जहानत का सवाल था, वर्ड प्रॉब्लम थी ये। ठीक है ना? जब भी मैं कहता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट, मैंने आइल्स रीडिंग के अंदर फिजिक्स मेरी इंप्रूव हो गई है, मेरी बायोलॉजी इंप्रूव हो गई है, मेरी केमिस्ट्री इंप्रूव हो गई है, मेरी मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम इंप्रूव हो गई है, मेरी अकाउंटिंग इंप्रूव हो गई है। कॉमर्स के बहुत सारे सवाल आपको इसके अंदर नजर आते हैं जब ये एकेडमिक रीडिंग। ठीक है ना? चले आगे चलते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अब आप देखिए, आपके पास दो स्टेटमेंट्स को फिर पढ़िए। कहता है कॉर्क बार्क शुड बी स्ट्रिप इन ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब देखो कहीं पर तुम्हें जब ये आ जाए ना, ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, क्लाइमेट, तो सीजन, तो तुम्हारे जहन में सारे वर्ड्स ऐसे आने चाहिए जैसे देखो यहाँ पर आ रहे हैं। अब वो कहते हैं कॉर्क शुड बी स्ट्रिप इन ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ड्राई एटमॉस्फेरिक। तो देखो क्या कहता है, कहता है एंड फॉर टॉप क्वालिटी कॉर्क it is necessary to wait further 15 to 20 years. You even have to wait for the right kind of summer's days to harvest cork। अब आपने जब इस बात को पढ़ा और कहता है if the bark is stripped on a day when it is too cold, जब ये बहुत ज्यादा यहाँ ठंड होगी तो आपका दरख्त खराब हो जाएगा, सीलन होगी। तो वहां लिखा हुआ है कॉर्क शुड बी स्ट्रिप्ड इन अ ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब तुम सोचो समर के अंदर मौसम कैसा होता है, ड्राई होता है या डैम्प होता है भाई? चलो लगा दो जवाब। इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू और फॉल्स? ड्राई होता है ना बेटा, बिल्कुल। आप खुश्क मौसम होगा, जब गर्मी होगी तो खुश्की एकदम, सब गर्मी होगी तो खुश्क होगा। योर आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, अब आप ट्रू समझना है। मैं कहा ना जहानत का सवाल है। द ओनली वे टू रिमूव द bark फ्रॉम cork ट्री इज बाय हैंड। आप देखिए, आपको एक सेंटेंस आपको मैं सामने हाईलाइट कर देता हूं, और याद रखना ट्रू फॉल्स का फैसला एक सेंटेंस करेगा। उस सेंटेंस तक रीच करना आपका की जहानत है। वहां लिखा हुआ है नो मैकेनिकल मीन्स ऑफ स्ट्रिपिंग कॉर्क हैज बीन इन्वेंटेड। द ओनली वे टू रिमूव द bark फ्रॉम कॉर्क और ट्री इज बाय हैंड। सर वहां ना कोई हाथ लिखा हुआ है, लेकिन समझो ना बात को, बात समझो। नो मैकेनिकल मीन्स ऑफ स्ट्रिपिंग bark has been invented. The only way to remove the bark। अब जिसने समझ लिया वो जवाब मार्क कर दे। देखते हैं कितने लोगों को समझ आई बात।
जहानत का सवाल है। देखिए, जा रही है आवाम, जा रही है, कुछ आवाम जा रही है, 1 2 3 4 बच्चे जा रहे हैं फॉल्स के ऊपर, मेजोरिटी को लेकिन बात समझ आ गई है। द ओनली वे बेटा, आप हाथ से इसकी जो छाल होती है उसको आप उतार सकते हैं। तो वो यही तो कह रहा है कि कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है अब तक जिससे इसकी स्ट्रिपिंग की जाए, इसकी छाल को उतारा जाए। तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। हम कल ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल जब मैं आपको शुरू करूंगा तो मैं जनरल रीडिंग का पार्ट 1 उठाऊंगा, तो पार्ट 1 के अंदर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन होते हैं। तो ये पिक्चर अभी चल रही है। आज का असाइनमेंट एकेडमिक वालों का भी अपडेट मैंने कर दिया है। जब आप असाइनमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। देखो लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ ग्लास, आसान है 1 to 8। अब बस तुम्हें फोकस करना है, ये तुम्हारी लर्निंग का आज हिस्सा है कि पहले तुम्हें ब्लैंक्स मिलेंगे या पहले तुम्हें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन मिलेंगे। सर उसूल तो ये कह रहा है पहले ब्लैंक्स मिलेंगे, लेकिन देखो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर आखिर में लिखा हुआ है 19th सेंचुरी, तो अब मैं तलाश करता हूँ 19th सेंचुरी, तो मैंने देखा मिड 19th सेंचुरी। सर ये तो लिखा हुआ ही नहीं, ढूंढो, यही तो तुम्हारा गेम है, मिड 19th सेंचुरी। तो मिड 19th सेंचुरी देखो किस तरह से लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्शन लॉ, तो तुमने देखा यहाँ पर, हाँ सर यहाँ 1900 तो लिखा हुआ है, मिड 19th सेंचुरी। तो तुम देखो यहाँ पर तुम्हें लॉ का वर्ड कहीं नजर आ रहा है। जहां तुमने लॉ का वर्ड पकड़ लिया, बस तुम कहोगे सर यहां तक तो मैं पहुंच गया। यहाँ देखो 1851, तुम्हें लॉ का वर्ड कहीं नजर आया, तुमने लॉ का वर्ड ढूंढा। अगर नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा ऊपर चले जाया करो, ये वाला वर्ड उठा लो। स्कैनिंग स्टाइल ही होता है जब तुम सिर्फ डाटा को स्कैन कर रहे होते हो कि हाँ भाई ये वाला जो वर्ड है मुझे यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये वाला वर्ड ढूंढ के दे देता हूँ कि ये वाला वर्ड आपको कहाँ मिल रहा है। 17th सेंचुरी चल रही है, 17 ये 476 आ गया, ये आपको ये मिल गया। ठीक है भाई, ये आपने स्कैन कर लिया। अब आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो देखें आपको यहाँ पर लॉ का वर्ड, इधर ही आगे चलते रहो तो देखो तुम्हें लॉ कहीं नजर आ रहा है। लॉ तलाश करने के लिए तुम्हें मिड 19th सेंचुरी, ये 1850 45 आगे तकरीबन मिड 19th सेंचुरी, इसी के अंदर तुम्हें लॉ का वर्ड मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हैवी टैक्सेस आ गया भाई, हैवी टैक्सेस आ गया, लॉ आ गया, ये आ गया एक्साइज। हमें हमें पता है क्या याद आ गया, हमें बीकॉम का एक हमारा चैप्टर वो था सब्जेक्ट जिसमें 25 नंबर का लॉ का सवाल था, तो ये एक्साइज एक्ट याद आ गया हमें। ठीक है, लॉ का वर्ड लॉ, लॉ का ही सब्जेक्ट का नाम भी लॉ था। अब देखो, अब तुम यहाँ पर ये देखो, क्या तुम्हें इसके बाद 1887 मिल रहा है? देखते हैं। हमारी दुआ कबूल हो गई है, यानी कि पहले तुम निपटाओगे सारी ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स को निपटाने के बाद तुम करोगे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। सही है, समझ आ गया? मैंने असाइनमेंट समझा भी दिया है, उसको सॉल्व कीजिएगा अपने लाजमी तौर पर टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा। ये जरूर नोटिस कीजिएगा कि आपने कितनी देर में किया। ठीक है, आपका टारगेट है 16 मिनट, 16 मिनट में आपको सॉल्व करना है। एक सवाल अटेम्प्ट हम लेंगे जैनब का। यस जैनब। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व करवाया था, एक मिनट पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है बेटा? रिवर्स गियर। अभी जो आप असाइनमेंट ट्रू फॉल्स वाले, ट्रू फॉल्स वाले जनरल एकेडमिक, एकेडमिक वाला। एकेडमिक में, एकेडमिक यस, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 3। हाँ यस, इसमें इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मतलब ये क्वेश्चन 25 इयर्स का गैप होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड हार्वेस्ट के अंदर, जबकि उस इसमें इंफॉर्मेशन में ये बता रहा है कि पहली हार्वेस्ट को 25 साल लगते हैं। ठीक है, और ये जो डेकेड का जो गैप है ये इंडिविजुअल ट्रीज की हार्वेस्टिंग का है। तो ये चीज जरा मुझे नहीं क्लियर हो रही, क्या इसको थोड़ा सा समझा दो। बस ये वाली बात समझ लीजिए, ये जो बात लिखी है कि गैप कितना होना चाहिए। 25 इयर्स नहीं उन्होंने ये कहा। वो मत पढ़े, यहाँ पर पढ़े, इधर डेटा में पढ़े, गैप कितना होना चाहिए। डेकेड
अच्छा, जो डेटा होता है ना वो रियल बात होती है, सही बात होती है। वहां क्या कहते हैं? बिटवीन का मतलब वो क्या है? बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड। हार्वेस्ट, यस। गैप वहां पर कितने साल उन्होंने लिख कर दे दिया? 25 साल। 25 years, yes. जबकि यहाँ क्या लिखा है? 10 साल। हो गई कॉन्ट्राडिक्शन, इख्तलाफ हो गया। जब सर कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन मतलब ये देखिए उसके आगे लिखा है मस्ट सेपरेट हार्वेस्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल ट्री, मतलब अगर इस सेंटेंस को पूरा मतलब यही ये नहीं होते यही क्लियर बात होनी चाहिए। यही बात समझनी होती है कि जो बात समझनी है वो समझनी है ना, कि मस्ट ओके। बी लेफ्ट फॉर 25 years बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड। और वो क्या कहता है? कहता है फ्रॉम प्लांटिंग ऑफ अ स्कॉच सैपलिंग, पहली जो काश्त होगी वो 25 साल लगेगी। 25 साल जाकर पहली काश्त होगी। उसके बाद जो दूसरी होगी, अ गैप ऑफ 10 years फ्रॉम एन इंडिविजुअल ट्री। ये दूसरी काश्त है, ठीक है ना? ओके गैप गैप का मतलब क्या है? कि इस दूसरा जो हार्वेस्ट होगा, अ सेपरेट हार्वेस्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल ट्री, ठीक है ना? चलो, तो ये एक वाहिद सवाल है जिसमें हमें समझना पड़ता है, और यहीं पर हमारा थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है। और ये क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे कहा ये प्रॉब्लम, इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम बनाकर दिया है ये स्टूडेंट्स को, ये लैंग्वेज का इम्तिहान नहीं है, ये वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है? चले, now I am shifting towards IELTS listening. For better voice quality, you must have headphones.